जैन दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय न्यायपालिका की रीढ़ माने जाने वाली कॉलेजियम प्रणाली एक बार फिर से दोस्तों सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने हाल ही में प्रयागराज में एक कार्यक्रम के दौरान कॉलेजियम को न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मजबूती का आधार करार दे दिया, जिसकी वजह से अब लगातार विवाद बढ़ता चला जा रहा है। उनका कहना है कि ये प्रणाली केंद्र और राज्यों की सरकारों के बीच में संतुलन बनाए रखती है और जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका के हस्तक्षेप को भी रोकती है। लेकिन यह बयान न केवल विवादों को हवा दे रहा है, बल्कि देश भर में उठ रहे सवालों को और भी ज्यादा गहरा कर रहा है। दोस्तों, क्या वाकई में कॉलेजियम न्याय की रक्षा कर रही है या फिर एक बंद कमरे में चलने वाली साजिश है जो पारदर्शिता को कुर्बान कर रही है? तथ्यों के आईने में देखें तो कॉलेजियम की आलोचना न केवल जायज है बल्कि अनिवार्य भी है। ये प्रणाली जो साल 1993 में दोस्तों सेकंड जजेस केस के माध्यम से जन्मी थी, आज नेपोटिज्म, देरी और भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही है। लगातार इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। कॉलेजियम प्रणाली की जड़ें संवैधानिक व्याख्या है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1993 के फैसलों में कहा था कि जजों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ जजों की सलाह बाध्यकारी होगी। साल 1998 के थर्ड जजेस केस ने दोस्तों इसे और भी ज्यादा मजबूत कर दिया, जिसमें 5 वरिष्ठ जजों का कॉलेजियम जजों की सिफारिश करता है। सीजेआई बी.आर. गवई का दोस्तों तर्क यही है कि यह प्रणाली कार्यपालिका के दबाव से मुक्त रखती है, लेकिन हकीकत में इससे कोसों दूर है। और कई बार तो यह भी सवाल उठे कि यह प्रणाली कार्यपालिका पर भी दबाव डाल देती है। साल 2015 में राष्ट्रीय नागरिक नियुक्ति आयोग यानी कि एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और सिविल सोसाइटी को शामिल करता था। परिणाम स्वरूप कॉलेजियम को असीमित शक्तियां मिल गई बिना किसी जवाबदेही के। आज दोस्तों जब न्यायपालिका में 30% से अधिक पद खाली पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों के पदों पर केवल 31 भरे गए हैं और हाई कोर्ट में 1100 से ज्यादा वैकेंसी वैकेंट पड़ी हुई हैं, तो ये प्रणाली की विफलता का प्रमाण नहीं तो और फिर क्या है? पारदर्शिता की कमी कॉलेजियम का सबसे बड़ा दोष है। सिफारिशें गोपनीय रहती हैं और केंद्र सरकार की आपत्तियों पर कोई भी सार्वजनिक बहस नहीं होती। साल 2023-24 में दोस्तों कॉलेजियम ने 60 से अधिक नामों का दरअसल दोहराया है, लेकिन कारण कभी भी स्पष्ट नहीं किया। आलोचकों का कहना है कि यह क्लब कल्चर को बढ़ावा देता है, जहां पर जजों की नियुक्ति योग्यता से ज्यादा नेटवर्किंग पर निर्भर करती है। बार बार इस पूरे के पूरे सिस्टम पर भाई भतीजावाद के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई कह रहे हैं कि ये कॉलेजियम प्रणाली हमारी न्याय व्यवस्था को मजबूत करती है। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने हाल ही में कहा था कि कार्यपालिका के नियंत्रण में कुछ भारत के सर्वश्रेष्ठ जज नियुक्त हुए थे। यह बयान कॉलेजियम की आलोचना को मजबूत करता है, क्योंकि दोस्तों एनजेएसी रद्द होने के बाद में नियुक्तियां और भी ज्यादा धीमी हो गई। उदाहरण के तौर पर साल 2024 में मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस एम दुर्गा प्रसाद की नियुक्ति पर सवाल खड़े कर दिए गए, जब उन पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे। फिर भी कॉलेजियम ने सिफारिश की और केंद्र ने अस्वीकार करने के बाद में विवाद खड़ा हो गया। ऐसे कई मामले हैं जहां पर दोस्तों घूसखोरी या फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जजों को पद मिले, जैसे कि साल 2022 में बॉम्बे हाईकोर्ट के एक जज पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे, लेकिन कॉलेजियम ने उन्हें प्रमोट कर दिया। ये क्या चल रहा है? किसी जज के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लग रहे हैं और कॉलेजियम उसे प्रमोट करने में लगा है। नेपोटिज्म का काला अध्याय कॉलेजियम की सबसे कड़वी आलोचना है। सन्स ऑफ दी दरअसल सॉयल, ये जजों के बेटे को प्राथमिकता देने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। साल 2025 तक सुप्रीम कोर्ट के 25% जजों के रिश्तेदार पहले ही जज रह चुके हैं। एक अध्ययन के मुताबिक साल 1993 में 2023 तक 20 से दरअसल अधिक जजों की नियुक्ति में फैमिली कनेक्शंस का हाथ था। जस्टिस अभिजीत गोपाध्याय का मामला ताजा है। साल 2024 में कोलकाता हाई कोर्ट से इस्तीफा देकर के वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उनके फैसलों पर पक्षपात के आरोप थे। कॉलेजियम ने उनकी सिफारिश की थी बिना किसी जांच के। ये प्रणाली न केवल योग्य उम्मीदवारों को बाहर करती है, बल्कि न्यायपालिका को एक परिवार उद्योग बना करके रख दिया है। ये आरोप इस देश के बुद्धिजीवी एक जो तबका है
वो लगाता है, वो कॉलेजियम की बार बार कड़ी आलोचना करता है और क्यों नहीं होनी चाहिए। सीजेआई गवाही का दावा कि कॉलेजियम हर दृष्टिकोण का सम्मान करता है, ये पूरी तरीके से खोखला लगता है। जब हाई कोर्ट कॉलेजियम को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम डिक्टेट नहीं कर सकता, लेकिन वास्तव में नाम थोपे जाते हैं। देरी और कार्यभार का बोझ भी कॉलेजियम की देन है। साल 2025 में दोस्तों देश में 4.4 करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं और जजों की कमी इसका मुख्य कारण है। कॉलेजियम की सिफारिशें अक्सर राजनीतिक कारणों से अटक जाती हैं। केंद्र ने साल 2024 में 11 नामों पर आपत्ति जताई, लेकिन कारण गोपनीय रहे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक आयोग यानी कि आईसीजे की 2025 की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की न्यायपालिका में नियुक्ति प्रक्रिया का असंतुलन स्वतंत्रता को खतरे में डाल रहा है। और जब नियुक्ति प्रक्रिया ही असंतुलित हो गई है, जब वो पारदर्शी नहीं रही है, तो फिर डेमोक्रेसी कैसे मजबूत होगी। कॉलेजियम कार्यपालिका को दोष देती है, लेकिन खुद की जवाबदेही से बचती आती है। दोस्तों, अगर प्रणाली इतनी ही मजबूत है, तो फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ता है, जैसे कि साल 2023 के मद्रास हाई कोर्ट के जज अपॉइंटमेंट केस में। यह सब मिलाकर के सीजेआई गवाही का बयान एक बचाव मात्र लगता है, क्योंकि रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े हैं। जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश उन्होंने की, कॉलेजियम ने उसको तुरंत जो एक्सेप्ट कर लिया। कॉलेजियम पर की आलोचना हो रही है, तो ऐसे में रिटायरमेंट से पहले ये सब बोलना ही है। कॉलेजियम ने निश्चित रूप से दोस्तों कार्यपालिका के हस्तक्षेप को रोका है, लेकिन इसकी कीमत पर न्यायपालिका खुद कमजोर हो गई। पारदर्शिता लाने, नेपोटिज्म रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सिफारिशें सार्वजनिक करने की जरूरत है। और इसमें दिक्कत क्या है? चीजें जितनी ट्रांसपेरेंट रहेगी, हमारी डेमोक्रेसी लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। एनजेएससी जैसी संकर प्रणाली को पुनर्विचार से लागू किया जाए, जहां पर सिविल सोसाइटी की भूमिका हो, अन्यथा यह प्रणाली स्वतंत्रता का नाम लेकर के न्याय को कैद कर लेगी। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए कॉलेजियम सुधार अनिवार्य है, ना कि इसका महिमा मंडन। अब इसका महिमा मंडन कौन लोग कर रहे हैं? यहां पर दोस्तों समझने की बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई की तरफ से रिटायरमेंट से जस्ट पहले दिए गए हर एक बयान का, हर एक शब्द का एक बहुत बड़ा मतलब है, जो हमें समझने की जरूरत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई जब से कहीं ना कहीं विवादों में कह लीजिए या फिर सुर्खियों में जब से बने हुए हैं, लगातार कुछ ना कुछ न्यायपालिका के झरोकों से ऐसी खबरें आती हैं जो बार बार न्याय प्रक्रिया को, बार बार हमारे न्यायिक तंत्र को कटघरे में खड़ा कर देती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने पहले बुलडोजर एक्शन को लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार को निशाना बनाने की कोशिश की। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट खुद ही बुलडोजर एक्शन के लिए भेज देता है, बुलडोजरों का आदेश दे देता है। उसके बाद में बीआर गवई का जो जूता कांड था, उसके बाद भी वो विवादों में घिर गए। फिर रही बची कसर, इस बीच कॉलेजियम को लेकर के एक बड़ी बहस छिड़ गई इस देश में। राजनीतिक गलियारों से लेकर के सड़क के नुक्कड़ तक हर जगह इस बात को लेकर के चर्चा होने लगी कि जो कॉलेजियम है वो इतना ज्यादा इनट्रांसपेरेंट है, अपारदर्शिता की उसमें इतनी ज्यादा पराकाष्ठा हो चुकी है कि अब इसमें बदलाव की जरूरत है। और उसी समय, इसी विवाद के बीच में, इसी आलोचना के बीच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई सीनियरिटी के आधार पर जस्टिस सूर्यकांत को अगले सीजेआई के लिए दरअसल उनकी जो चॉइस है वो बता देते हैं, नाम प्रस्तावित करते हैं। कॉलेजियम की जो टीम है वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि द्रौपदी मुर्मू को भेजा जाता है, वहां से भी हरी झंडी मिल जाती है। तो खुद जस्टिस सूर्यकांत के नाम पर जो मोहर लगाई गई, उस नाम पर पहले से ही इतने ज्यादा विवाद थे, इसकी वजह से कॉलेजियम पर फिर से सवाल खड़े होने लगे। तो अब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई अपना कार्यकाल समाप्त होने की कगार पर खड़े हैं, 23 नवंबर को वो रिटायर होने वाले हैं, और उससे ठीक पहले जिस तरीके का माहौल बना रहे हैं, यहां वहां जाकर के मंच साझा करके जो माहौल बनाया जा रहा है, कॉलेजियम का महिमा मंडन किया जा रहा है, लेकिन उन तमाम चीजों पर नहीं बोला जा रहा जो कॉलेजियम में एक बहुत बड़ी अपारदर्शिता का प्रतीक बनकर के रह गया है। यह बात ठीक है कि कार्यपालिका को कॉलेजियम सिस्टम न्यायपालिका से दूर रख रहा है, कार्यपालिका का हस्तक्षेप कॉलेजियम में नहीं है, यह बात ठीक है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से कॉलेजियम के इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं,
नेपोटिज्म से लेकर के भाई भतीजावाद तक के जो आरोप लग रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का कहीं ना कहीं भरोसा डगमगाता दिखाई दे रहा है। और उन जजों की नियुक्ति जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हों, ये कहीं ना कहीं कॉलेजियम को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहा है। और दोस्तों, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई का कार्यकाल भी विवादों में कम नहीं रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में जिस तरीके से इस देश में हवा बनाने की कोशिश की, एक खास तबका यह कहता रहा कि बी.आर. गवई साहब के तमाम फैसलों में जो है मोदी विरोध दिखाई देता है, योगी विरोध दिखाई देता है। बहुत सारी बातें करी गई इस तरीके की, और जब वो अब रिटायरमेंट के कगार पर खड़े हैं तो जो डैमेज है दरअसल उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। कॉलेजियम पर इस तरीके का स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है, इसकी वजह से अब एक बार फिर से वो आलोचना के निशाने पर है। लोग चारों तरफ उनके बारे में बात कर रहे हैं और कॉलेजियम सिस्टम को जिस तरीके से वो डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि तथ्य कुछ और ही बताते हैं। ठीक है, अगर सीजेआई साहब कह रहे हैं कि जो कॉलेजियम है वो हमारी न्यायिक व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत करता है, ठीक है, लेकिन हम तथ्यों को कैसे नजरअंदाज करें, तथ्यों की पुड़िया बनाकर के कैसे हम डस्टबिन में डाल दें, हम कैसे आंखें बंद कर लें उन तथ्यों को लेकर के जो चीख चीख करके कह रहे हैं कि कॉलेजियम में भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, ये सब कुछ चलता है। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं, तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी।